आज हम इन्वेंट्री का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इन्वेंट्री का जो एरिया है ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग एरिया इस सेंस में भी है कि ये आगे भी आप लोग इसको कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनके ऊपर अपनी अच्छी ग्रिप जो है ना वो डेवलप करें। कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलेंगे। IAS 2 इन्वेंट्रीज के नाम से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, अभी भी बता देता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये रूल्स होते हैं जो कि इकट्ठे करके एक जगह पे लिख दिए गए हैं। तो बहुत सारे IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कुछ चैप्टर्स होते हैं एक बुक के, IAS 1, 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6 इस तरह से लेकर ये 41 तक चलते हैं। 41 स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS। इसके बाद थोड़ी सी रेवोल्यूशनाइजेशन आ गई थी और जो नए स्टैंडर्ड्स आना शुरू हुए हैं उनका नाम IAS नहीं बल्कि IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते थे, अब हम इनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो आप भी अगर अपनी वो जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी देखेंगे ना तो आपका ये वाला पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर अगला पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, फिर उससे अगला पेपर है कारपोरेट रिपोर्टिंग। यानी कि अकाउंटिंग जो है दैट इज़ फर्स्ट थिंग जो आपको कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको रिपोर्टिंग की तरफ जो है ना वो हम स्पेशलाइजेशन कराएंगे। अकाउंटिंग सीखने के बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ, कारपोरेट रिपोर्टिंग, फिर आपका जो CFAP का पेपर है उसे हम एडवांस कारपोरेट रिपोर्टिंग कहते हैं। इसी तरह से अकाउंटिंग जो है ये आप समझ लें बेस है, ये जो नेसेंट है या जिसे कहते हैं कि छोटी चीज़ है, लेकिन रिपोर्टिंग इससे बड़ी चीज़ है। जो रिपोर्टिंग में बेसिकली ये आता है कि आपने जो अकाउंटिंग की है उसको आपने जनरल पब्लिक को किस तरह से बताना है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 41 तक हैं। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, उनकी जगह पे नए चैप्टर्स आ गए हैं जिनको IFRS कहते हैं। IFRS भी जब इशू होना शुरू हुए थे तो वो 1 से शुरू हुए थे और 1 से लेकर अभी इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 18-20 तक गए हुए हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें से IAS 1 जो था फॉर एग्जांपल वो आपको बेसिक्स के बारे में बताता है। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनको कहते हैं। ये नाम शाम और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो INTERNATI इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जी आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी ये 1 से लेकर 41 तक आए थे। इसके बाद IFRS आए। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। दोनों की नेचर, इनके कंटेंट, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसी चीज़ें ही हैं सारी, लेकिन नाम चेंज कर दिए क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो ज़रा एक पुराना नाम कंसिडर किया जाता था। हमने अब इनको कहा कि यार अब हमने क्योंकि चीज़ों के अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है तो अब हमारे जो नए आएंगे वो IFRS आएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये 1 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 16-17 तक हैं, ठीक है। और ये आपको इनमें से कुछ सेलेक्टेड स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। यहाँ पे आपका जो लेवल 1 है इसमें आपको 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे। एक IAS 16 है
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका नाम है, आपने उसका तकरीबन 20% एरिया अभी पढ़ा है डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर। एसेट क्या है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या हैं, बल्कि ये 20% से भी कम है, 15% कह सकते हैं। तो वो जो पूरा स्टैंडर्ड है उसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं उन सारे रूल्स में से 15% के करीब रूल्स हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में अभी पढ़ लिए। बाकी जो उसका सारा का सारा है वो आपका जो अगला पेपर है FAR फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, उसमें पढ़ाना है हमने आपको, ठीक है। उसमें डेप्रिसिएशन क्या नाम है उसका, रिवैल्यूएशन मेथड है, उसमें रिवैल्यूएशन की डिफरेंट सिनेरियोज हैं, और फिर वो सारी चीज़ें जब आप उस लेवल में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। ये जो इन्वेंट्रीज़ का चैप्टर है IAS 2 इन्वेंट्रीज़, ये दूसरा स्टैंडर्ड है जो आपने इस लेवल पे पढ़ना है, और ये आपने यहाँ पे पूरा पढ़ना है, ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आपने पढ़ना है। मैं कल आपको स्टैंडर्ड की किताबें भी दिखाऊंगा जो बेसिकली बुक्स होती हैं जिनको हम रूल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, काफ़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं। उसके अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है इन्वेंट्रीज़ के नाम से, वो आपने पढ़ना है। यहाँ पे हम उसे सारा ही पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 2 इन्वेंट्रीज़, ये आपको बताता है कि जो स्टॉक आपने अपने पास मेंटेन करना है उसके मुतालिक किस किस तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपने करनी। थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, लेकिन बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि वो थ्योरी की डिस्कशन है सारी। जैसे आपने पिछली दफ़ा जब डेप्रिसिएशन की थ्योरी पढ़ी थी तो सारे बच्चों को नींद आना शुरू हो गई थी, तो थ्योरेटिकल डिस्कशन है। मुझे खुद नींद आती थी जब क्लास में हम स्टैंडर्ड पढ़ा करते थे ओपन करके, तो लेकिन उस वक्त मजबूरी होती थी, अब नहीं है। हमारे यहाँ ये ओपन बुक हुआ करता था। तो IAS के हवाले से मैंने आपको बात बता दी है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इन्वेंट्रीज़, यह आपको बताता है इन्वेंट्रीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में। बिज़नेस की डेफिनेशन है, बिज़नेस की डेफिनेशन के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं। खैर ये आपको आपके बिज़नेस के टीचर ने भी पढ़ा दिया होगा। तो अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बिज़नेस की डेफिनेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो आता है कि बिज़नेस सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना होता है, सही है। एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद है प्रॉफिट कमाना, कुछ पैसे जनरेट करना अपनी एक्टिविटी से, उसको हम बिज़नेस कहते हैं, सही है। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। बिज़नेस की एक्टिविटी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिज़नेस एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट। बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉफिट ना हो तो फिर उसका मकसद नहीं होता, फिर उसको हम कोई बिजनेस नहीं कहते, हम उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कैसे होती हैं ये भी आप पढ़ेंगे, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो पेपर है CAF 1, उसके अंदर। बिजनेस की कैटेगरीज ऑनरशिप के हिसाब से 3 हो सकती हैं। सोल प्रोप्राइटर, अकेला ऑनर जिसको हम कहते हैं, सिंगल ऑनर। जैसे अभी तक हम लोगों ने बिजनेसेस किए हैं, मिस्टर अजमल ने फलाना बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर के ने ये किया, मिस्टर जी ने वो किया। पार्टनरशिप जो है ये भी एक 2 या 3 लोग मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इसमें ऑनर्स ही होते हैं, सारे लोग मिलकर, पार्टनरशिप इसको हम कहते हैं। और कंपनी होती है कि बहुत सारे लोग जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, वो एक फ़ंड में पैसे जमा करते हैं और उस फंड से एक बिज़नेस चलाया जाता है, इसे हम कंपनी कहते हैं, ठीक है जी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिखी हुई है, ये आपने स्टडी करनी है जी। बिज़नेस की कुछ टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी भी होती हैं। सर्विस प्रोवाइडर वो बिज़नेस होता है जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, स्कूल, कॉलेज, टीचर, डॉक्टर, वकील, सही है। और प्रॉपर्टी एजेंट, जिम ऑनर, जिम इंस्ट्रक्टर, ये सारे लोग जो होते हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडर वो बंदा होता है जो कि चीज़ें परचेज़ करके सेल करता है, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बिज़नेस सीखा है, जिसके बारे में हमने ये काम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखी है कि परचेज़ अकाउंट बनते हैं, परचेज़ रिटर्न अकाउंट बनते हैं, सेल्स अकाउंट बनते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसी ही चीज़ें परचेज़ करते हैं और आगे बेच देते हैं थोड़ा सा मुनाफा कमा के। इनकी अकाउंटिंग जो है वो ईजी होती है। फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस में कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स परचेज़ करते हैं, उनको एक प्रोसेस में डालते हैं, उस प्रोसेस से एक चीज़ बनाते हैं और वो आगे बेचते हैं। प्रोड्यूसर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो आपकी इस सिलेबस में नहीं है, ना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बताया जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन उसका भी रूल और प्रिंसिपल वही सेम होता है कि कितने की चीज़ बनी है वो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़रा थोड़ी उसकी लंबी बनती है, तो वो आप आगे जाके कॉस्ट के पेपर में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है।
IAS 2 इन्वेंट्रीज जो हैं, इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन के बारे में बताता है, इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, एक बिजनेस है, उसने कुछ चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं, तो ये उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। इन्वेंट्री के अंदर दो और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये उन बिजनेसेस के लिए होती हैं जिन्होंने प्रोडक्शन करनी होती है। एक चीज़ होती है विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं। यानी कि एक बिजनेस जो है वो कुछ चीज़ बनाता है, जैसा कि ये पेप्सी वाले हैं और इनका बहुत बड़ा सा प्लांट है, 4 कनाल पे प्लांट फैला हुआ है, और उस प्लांट के ऊपर क्या चीज़ चल रही है, उन्होंने एक तरफ से रॉ मटेरियल इनसाइड किया हुआ है और एक बहुत बड़ा सा उनका जो है ना वो मर्तबान सा है 4 मंजिला, उसके अंदर जो है वो बोतल बन रही है, बोतल का लिक्विड बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने इस वक्त तक जो है वो जो इस वक्त इनका जो वर्क इन प्रोसेस है, जो मशीन के अंदर इस वक्त माल पड़ा हुआ है, उसकी भी एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू को भी हम इन्वेंट्रीज में शामिल करते हैं, वो भी हमारी इन्वेंट्री होती है। तो इन्वेंट्री के एक कंपोनेंट तो आपको पता है कि फिनिश गुड्स होता है, लेकिन एक कंपोनेंट वो भी होता है जिसे हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। ये वो रॉ मटेरियल होता है जो थोड़ा सेमी फिनिश्ड हालत में आपकी मशीन के अंदर पड़ा होता है। सही है, जैसे कोई भी फैक्ट्री है, वो कोई चीज़ बना रही है, उसने फॉर एग्जांपल 500 यूनिट बना लिए हैं, लेकिन 30 यूनिट का माल उसकी मशीन के अंदर भी है, क्योंकि एक तरफ से वो माल डालते हैं और दूसरी तरफ से फिनिश गुड बाहर निकलता चला जाता है। तो उस पूरी मशीन के अंदर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, वो क्या चीज़ है, उसके ऊपर खर्चा तो हुआ है ना, हमने पैसे भी दिए हुए हैं उसके, अगर पैसे नहीं दिए तो उसके अगेंस्ट हमने पेएबल बुक किया हुआ है, हमारी लायबिलिटी खड़ी की हुई है, तो वो भी तो एक एसेट है, उसको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, ये हमारा वो काम है जो अभी हो रहा है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसको वैल्यूएट करने का एक प्रोसेस, एक फार्मूला, एक तरीका होता है जो कि हर बिजनेस का अलग हो सकता है, जो इस वक्त आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ये समझ लें, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्क इन प्रोसेस जो होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जब आप कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट में आपको ये वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बहुत ही ईजी सा एक एरिया होता है, उसको अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रॉ मटेरियल और अदर सप्लाइज। अच्छा, इन्वेंट्री वो चीज़ भी होती है जो रॉ मटेरियल में पड़ी होती है एक बिजनेस के। एक बिजनेस ने फॉर एग्जाम्पल पेप्सी की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उनके पास चीनी पड़ी हुई है, 8000 बैग चीनी पड़ी हुई है। वो क्या है, क्या वो उसका स्टॉक है, क्या उसने बेचना है? जी नहीं। क्या उसने मशीन में डाल दिया, वर्क इन प्रोसेस है? जी नहीं। वो अभी आपका रॉ मटेरियल है। तो जो रॉ मटेरियल भी होता है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, वो भी उसकी इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है। ये तो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल और अदर सप्लाईज ये भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री में ही लिखा जाएगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें, थ्योरी है ये। आपको इसका सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट है और कौन सी चीज़ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। उसमें वर्क इन प्रोसेस का भी बता सकता है, तो हम कहेंगे यस ये हमारी इन्वेंट्री का पार्ट है। वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताएं ये जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है ये हमारी इन्वेंट्री का पार्ट है, हम कहेंगे जी हाँ ये भी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट है। ठीक है जी। अदर सप्लाईज से मुराद ये हो सकता है कि जैसे मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप देखें कोई बहुत बड़ी मशीन है, उसकी बेल्टें होती हैं, उसमें बैरंग्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी की एग्जांपल देता हूँ मैं, फैसलाबाद से ये लड़के हैं, मैंने उनको बताया था पीबीसी का मैंने ऑडिट किया हुआ, पंजाब बेवरेजेस कंपनी का। उनके स्टोर में मैं गया तो उनके स्टोर में एक बहुत बड़ी अलमारी सिर्फ इसी चीज़ की है कि उसमें बेल्टें पड़ी हुई हैं बहुत सारी। सही है, बेल्ट पड़े हुए हैं बहुत सारी मशीनों के, मशीन के बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे पुर्जों के इतने सारे बेल्ट हैं कि शायद अगर उसकी लिस्ट निकालें तो वो 5 सफ़ों की तो वो बेल्टों की लिस्ट ही आ जाती है। बेल्ट समझते हैं वो जो उसको चलाने के लिए होता है, मोटरों को चलाने के लिए होता है। तो ये इतने सारे पार्ट्स उन्होंने रखे होते हैं कि उनकी अपनी मशीनरी पार्ट ही शायद इतने ज़्यादा हों कि बहुत सारे बिजनेसेस की टोटल वैल्यू से ज़्यादा उनके मशीनरी पार्ट्स पड़े हुए थे, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस था। ठीक है ना। तो ये सारे हमारे जो है ये अदर सप्लाईज में आते हैं, वो चीज़ें जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होनी, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होनी है। इनको स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स कहते हैं। ये स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होनी है, जैसे कास्टिक सोडा और ये वो और इस तरह की ये सारी चीज़ें, ये आपके इन्वेंट्री में आते हैं। जी हाँ,
गुड्स इन ट्रांजिट, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी। गुड्स इन ट्रांजिट आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज इन्वेंट्री ऑफ बायर एंटिटी वेयर कंट्रोल रिस्क एंड रिवार्ड इज ट्रांसफर टू द बायर। अच्छा, एक चीज़ होती है गुड्स इन ट्रांजिट, ये जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे ना फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं अभी आपके स्टोर में मौजूद नहीं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपने बाहर से कोई चीज़ मंगाई है, कोई रॉ मटेरियल मंगाया है और वो रॉ मटेरियल अभी कराची पड़ा हुआ है और कराची से लाहौर आने में उसको 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, 15 दिन का टाइम लगेगा। अभी वो आपका है, आपने अपना बंदा भेजा है जो कराची पोर्ट से उसको लोड करवाया है आपने। अगर लोडिंग कराने के दौरान कोई नुकसान होगा तो आपका होगा, क्योंकि उसने तो कहा था कि मेरी दुकान से पिक करना है आपने, जो सप्लायर था। तो ऐसे केस में उसका रिस्क और रिवार्ड मुझे ट्रांसफ़र हो जाता है जब मैं वो उसकी दुकान से वो चीज़ उठा लेता हूँ। अब रास्ते में कभी नुकसान होगा उसका, तो किसका नुकसान है? वो मेरा नुकसान है, वो दुकानदार का नुकसान नहीं है, क्योंकि मैंने उससे उठा लिया हुआ है। अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ है जो बारिश में ख़राब हो जाएगी और वो मैंने वहाँ से उठा लिया है, रास्ते में बारिश होती है, तो किसको टेंशन है? मुझे टेंशन है, उसको नहीं है, क्योंकि उसने बेच दिया है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर्ड। कंट्रोल इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, रिस्क एंड रिवार्ड इज ट्रांसफर टू द बायर। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे स्टॉक में मौजूद नहीं है लेकिन वो मेरी है, आ रही है, वो भी मेरी इन्वेंट्री है। सही है, वो भी मेरी इन्वेंट्री है, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड मुझे ट्रांसफ़र हो चुका है। हाँ, अगर ये होता ना कि कोई चीज़ आ रही है और वो जो जिस बंदे से मैंने परचेज़ किया वो कहते हैं तुम्हारे घर ड्रॉप करके जाऊँगा, रास्ते में उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं जाने बुला, हम किसी और से मंगवा लेते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी से कोई चीज़ मंगाता हूँ, रास्ते में उसका वो कहता है जी मैं आपके घर डिलीवर करूँगा, आगे फिट करके जाऊँगा, या इस केस में तो क्योंकि इन्वेंट्री है फिट तो नहीं करेगा, वो हमें दे देगा, हम स्टोर में रख लेंगे, फिर बाद में कभी इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, जब तक उसका रिस्क और रिवार्ड हमारी तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा, उस वक्त तक हम उसे अपनी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाएंगे। और जब वो हो जाता है, गुड्स इन ट्रांजिट में नॉर्मली ऐसे ही होता है, गुड्स इन ट्रांजिट हम खुद ट्रांजिट करा रहे होते हैं, तो वो भी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट है। इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी जो कि उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, और वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी जो कि अब नॉर्मल लॉसेज हैं। स्टोरेज की कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है और सेलिंग कॉस्ट है। ये कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और क्या नहीं, ये तकरीबन उसी प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है जिसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो सारा कुछ बेस कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपने इनको क्विकली रीड आउट करना है, समझ लेना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। सारी वही बातें हैं जो हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ी थी। क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होंगी? रिफंडेबल सेल टैक्स, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, कॉस्ट नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन एंड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स तो आपको पता है कि हम माइनस करने के बाद ही अमाउंट को लेते हैं। ठीक है जी। एडजस्टेबल इनकम टैक्स वो टैक्सेस जो बाद में आपको एडजस्ट हो जाने हैं, कहीं और उसका कोई बेनिफिट मिल जाना है। रिफंडेबल भी होते हैं, एडजस्टेबल भी होते हैं। रिफंड होते हैं जिसमें आपको पैसे वापस मिलें, एडजस्टेबल होते हैं कि आपको कुछ और पे करना था तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया। ठीक है, आपको मैं पैसे दे दूं तो ये रिफंडेबल है। एडजस्टेबल है कि मैं कहूं कि यार आपको मैंने पैसे देने थे, मैंने उसके साथ एडजस्ट कर लिया, ये एडजस्ट हो गया। कॉस्ट नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। हाँ, ये वही चीज़ है ना, वो तमाम कॉस्ट जो कि परचेज करने से रिलेट नहीं कर रही। सही है, वो यानी कि वो कहता है कि जी वो हमने इस रॉ मटेरियल का जब ये आया था तो इसके रास्ते में आते हुए हमने फूल की पत्तियां बिछाई थी। ठीक है, हमने ढोल वाले को बुलाया था कि यार इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया है, चलो भाई इसके ऊपर खुशी मनाते हैं। किसको? हमें रॉ मटेरियल मार्केट से नहीं मिल रहा था तो हमने किसी और बंदे को कोई पार्टी खिला दी, खाना खिला दिया कि भाई तुम अगर रॉ मटेरियल परचेज करके दोगे तो तुम्हें पता नहीं किसी अच्छी जगह से पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। तो ये नॉन एट्रीब्यूटेबल, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन कॉस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? व्हेन इन्वेंट्री इज प्रोड्यूस्ड, ये बस आपने सिंपल इसको रीड आउट कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अकाउंट्स आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए बस आप सिर्फ इसको रीड आउट कर लें। व्हेन द इन्वेंट्री इज प्रोड्यूस्ड
डायरेक्ट लेबर, किसी चीज़ को बनाने के ऊपर जो लेबर लगी है वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आती है। फिक्स कॉस्ट का वो शेयर जो कि ओवरहेड्स की फॉर्म में होता है ये भी इसमें आएगा। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ये पहले रेलिवेंट होता था, अब आप समझ लें कि ये आपका अगले सिलेबस में मूव हो गया है। ठीक है, कॉस्ट के अंदर। तो इस लाइन को, ये वाला जो पैरा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इसको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का रीड कर लें क्योंकि थ्योरी में हो सकता है वो आपसे पूछ लें। अच्छा जी, चलें, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी। मैंने आपके साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करेंगे स्टोर लेजर कार्ड की और मेजरिंग टेक्निक्स की, कि बेसिकली इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए हम लोग जो स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं उसमें प्रोसेस कॉस्ट का फ्लो किस तरह से होता है। ठीक है जी, स्टोर लेजर कार्ड्स हम लोग बनाएंगे। देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक क्वांटिटी और एक कॉस्ट। हम उसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं, लेकिन उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया था। मैंने कहा था ये डब्बा फिर किसी दिन खोलेंगे, अभी हम सिर्फ इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं। क्वांटिटी के बारे में हमने कहा था कि हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में स्टोर लेजर कार्ड कहते हैं, और स्टोर लेजर कार्ड के अंदर हम लोग क्वांटिटी भी लिखते हैं और उसकी प्राइस भी लिखते हैं। सही, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस किस कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट कितना बन रहा है। और हम लोग एक और काम करते हैं, स्टॉक टेक करते हैं वंस इन ए ईयर एट द ईयर एंड। साल के एंड के ऊपर हम स्टॉक टेक करते हैं। जो हमारी क्वांटिटी निकलती है, आप देखें कि अक्सर हमें जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किया उसने उसमें बताया कि इतनी क्वांटिटी पड़ी। कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट फार्मूला दो इस्तेमाल करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड होता है और फाइफो होता है। एक लाइफो मेथड भी होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल रीसेंट अभी अभी परचेज किया होता है ना, आप पहले वो बेच देते हैं। ये इतना बुरा मेथड है कि अकाउंटिंग वालों ने भी कहा कि यार हम इस अकाउंटिंग मेथड को नहीं मानते। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने स्पेसिफिकली मना किया है, नाम लेकर कहा है कि लाइफो मेथड इस्तेमाल नहीं करना। सही है, तो वेटेड एवरेज मेथड कहता है एनुअलाइज्ड एवरेज रेट लेंगे हम, पूरे साल के दौरान जितनी भी परचेजेस की हैं उनका वेटेड एवरेज रेट ले लेंगे और आल परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय आल परचेज यूनिट्स, ये हमने फार्मूला बनाया था। फाइफो मेथड के अंदर मोस्ट रिसेंट परचेजेस के साथ क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है। अच्छा जी, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कहीं सुना है आपने, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? सेल्स जो हमने की हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, सेल्स जो हमने की हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें ऐड करते हैं परचेजेस, माइनस करते हैं परचेज रिटर्न्स, अगर कोई परचेज रिटर्न्स हो तो ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो चीज़ें आपने परचेज की हैं उनको परचेज करने के लिए जो कॉस्ट है वो ऐड करते हैं, और इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर हमारे पास एक चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो मेथड होता है ना, ये जो हम शुरू से करते आए हैं, इसको मैं COS यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस मेथड को हम पीरियोडिक मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मेथड, पीरियोडिक मेथड, PERIODIC, यानी कि पीरियड से रिलेट कर रहा है, पीरियोडिक मेथड। इस पीरियोडिक मेथड के अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है
कि हम लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में मौजूद होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में मौजूद नहीं होता, वो हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। ये जो पीरियोडिक मेथड है ये एक सम अप मेथड है, इसको सम अप मेथड भी कह सकते हैं। अच्छा, सम अप मेथड क्या होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, आपके पास कुछ पैसे थे, आप बाजार में गए शॉपिंग करने, आपने बहुत सारी चीज़ें ली, बैंक से मज़ीद पैसे निकलवाए और चीज़ें ली, बहुत सारे खर्चे किए, वापस आए। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपने कितना खर्चा किया, तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप हर बिल निकालें, हर चीज़ की कीमत को मोबाइल पे जमा कर लें। मैंने शर्ट ली इतने की, पैंट ली इतने की, जूते लिए इतने के, खर्चा किया इतना, समोसे खाए इतने के, फटी लगाई इतने की, जो कुछ भी किया, सारा कुछ करने के बाद आपने टोटल बिल निकाला तो आपको पता चला कि आपने इतने पैसे खर्च किए। ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप देखें कि आपके पास 10,000 रुपये थे, 10,000 आपने बैंक से निकलवाए, 20 हो गए, अब आपके पास पड़े हुए 2,000, इसका मतलब है कि आपने 18,000 की परचेजेस की। ठीक है। दूसरी तरफ आपने 15-20 चीज़ों को जमा किया और टोटल आपके 18,000 का खर्चा बना। इस तरफ आपने ये किया कि आपने सिर्फ ये देखा कि आपके पास बच कितना गया है, तो बाकी आपका खर्चा है। ये जो बच कितना गया है, बाकी आपका खर्चा है, ये वो है पीरियोडिक मेथड, कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं इतना बच गया है, इसकी ये वैल्यू है, बाकी सारा का सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप सारे खर्चों को जमा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जब भी आप सेल करें, आप उसकी कॉस्ट निकालें कि जो चीज़ें मैंने बेची हैं ये कितने की बेची हैं, और उसको जमा कर लें। फिर जब दूसरी दफ़ा कोई चीज़ सेल करें, अमाउंट निकालें, इतने की बेची। तीसरी दफ़ा सेल करें, अमाउंट निकालें, इतने की बेची, जमा कर लें। तो सारे साल में जितनी भी सेल्स की हैं आपने, उन सब की साथ साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते जाएं और उनको जमा कर लें, तो वो आपकी दूसरा मेथड बनता है जिसे हम परपेचुअल मेथड कहते हैं। परपेचुअल मेथड, परपेचुअल मेथड क्या करता है, वो कहता है, परपेचुअल का मतलब है तसलसल, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, बार बार, रोजाना, डेली, ये परपेचुअल होता है, विदाउट एनी एंडिंग। और पीरियोडिक होता है एक पीरियड के बाद एक दफा। सही है। तो परपेचुटी भी आप लोगों ने फाइनेंस में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। परपेचुटी का मतलब है तसलसल के साथ, विदाउट एनी एंडिंग, ऐसे ही है ना। तो परपेचुअल मेथड का मतलब है ऐसा मेथड जिसमें कि आप हर सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स का टी अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसमें एंट्री करते हैं। तो एक होता है जी पीरियोडिक मेथड, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि आप सारा साल सेल्स परचेज रिकॉर्ड करते रहते हैं और एंड के ऊपर आप क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं कितना है और उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप हर सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट निकालें, सेल्स की एंट्री करने के साथ ही एक और एंट्री करें कि हमारी इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, और उसके बाद उसको अपने पास रिकॉर्ड करें। यह हमारा होता है परपेचुअल मेथड। अगर मैं आप लोगों का सिलेबस बनाता, मैं आपको परपेचुअल मेथड पढ़ाता ही ना, लेकिन अब क्योंकि ये आपके सिलेबस में शामिल है तो परपेचुअल मेथड आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। क्योंकि परपेचुअल मेथड सिर्फ पेपर की हद तक है, प्रैक्टिकली परपेचुअल मेथड हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेंथी कर, एक्यूरेट दोनों ही है, एक्यूरेट दोनों ही हैं, एक्यूरेसी का दोनों में मसला नहीं है। मसला है परपेचुअल मेथड के अंदर काम हर सेल्स के बाद करना पड़ता है। पीरियोडिक मेथड में एक सेल के बाद जो है ना वो साल के बाद करना पड़ता है। वो परपेचुअल सिस्टम मेंटेन करते हैं, ये कंप्यूटर करता है ना असल में। अब कंप्यूटर करता है ना, अब कंप्यूटर जब से आगे है फिर तो हमारा लिए टेंशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता हम पीरियोडिक करते हैं कि परपेचुअल करते हैं ना। हमें ये पढ़ने की ही ज़रूरत है इन्वेंट्री की,
सही है, क्योंकि कंप्यूटर अब हर चीज़ कर रहा है ना, लेकिन क्योंकि इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है इन सिस्टम्स के अंदर। ये ना हो कंप्यूटर को गलत ही कैलकुलेशन करता रहे, हम कहें जी हाँ ठीक है यार ये सही कर रहा है क्योंकि कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर के अंदर भी तो गलतियाँ हो सकती हैं, उसके फार्मूले गलत हो सकते हैं। तो आपको फार्मूले बैक एंड पे इसलिए सिखाए जा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को चेक कर सकें कि ये चीज़ें ठीक काम कर रही हैं कि नहीं। सही है, हो सकता है कि एक सिस्टम जो है वो परपेचुअल मेथड के अंदर फार्मूला ही गलत ले रहा हो। जैसे ये सुपर स्टोर्स होते हैं, जैसे ही आप इनका बारकोड स्कैन करते हैं इसकी सेल और परचेज़ की एंट्री सारी हो जाती है और इसमें से सारा प्रॉफिट निकल के ऑनर को रिपोर्ट हो जाता है कि भाई 3 रुपये का प्रॉफिट मजीद आ गया, और उसके पास जो है वो अपनी जो डैशबोर्ड होता है उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड होती हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है ये तो बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन क्या ये कैलकुलेशन ठीक कर रहा है परपेचुअल मेथड के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा हो और बिजनेस को गलत प्रॉफिट दिखा दे, बिजनेस उन गलत प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन ले ले, बाद में पता चले कि इतने पैसे तो है ही नहीं। सारी चीज़ों को टाई अप किया जाता है, प्रॉफिट्स को कैश के साथ एक्सपेंसेस के साथ टाई करके देखा जाता है कि कैश बच कितना रहा है। बहुत लंबी स्टोरी होती है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको ये मेथड्स पढ़ाए जाते हैं। तो प्रैक्टिकली छोटे दिमाग वाले लोगों को फिर हम पीरियोडिक मेथड पढ़ाते हैं, लेकिन बड़े दिमाग वाले या कंप्यूटर जो है ना वो परपेचुअल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप भी ग्रो करेंगे ना। तो पीरियोडिक मेथड कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ती है कुछ 3-4 चीज़ों को जमा तफरीक करने से। परपेचुअल मेथड में हर सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री होती है, हर सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री होती है। तो पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड के अंदर एंट्रीज में कुछ फ़र्क होता है जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। आपने उन्हीं एंट्रीज को जो है वो देखना है और फिर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। काउंटिंग एंट्रीज इन ईच सिस्टम। देखें, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो पीरियोडिक मेथड में एंट्री करते हैं परचेज टू पेएबल कैश या बैंक, जो भी हमने किया होता है अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं। अभी तक जो आप एंट्रीज पढ़ते आए हैं वो सारी इस तरफ लिखी हुई, क्योंकि वो पीरियोडिक मेथड था। आज हम एक नया मेथड सीख रहे हैं जिसे हम परपेचुअल मेथड कहते हैं। परपेचुअल मेथड में कुछ एंट्रीज ज़्यादा होती हैं, एडिशनल एंट्रीज करनी होती हैं, वो अब आपको यहाँ पे नजर आएंगी। देखिए पीरियोडिक मेथड में क्या है, परचेज ऑफ गुड के केस में आप परचेज टू कैश कर लेते हैं एंट्री, या अगर आपका वो पेबल है तो परचेज टू पेबल कर लेते हैं, अगर बैंक से पैसे किए हैं तो परचेज टू बैंक कर लेते हैं। लेकिन परपेचुअल मेथड में इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट करते हैं, ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब ये अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं आपको पता है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, बाकी तो इसमें कोई कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि एंट्री तो एंट्री होती है, आपको पता है एंट्री कैसे करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स हम एंट्री करते थे पीरियोडिक मेथड में, परचेज अकाउंट डेबिट पेएबल और कैश और बैंक, ये इन तीनों में से कोई एक अकाउंट क्रेडिट। जब और लिखा हुआ है तो उसका मतलब है या ये वाला अकाउंट या ये वाला या ये वाला। अच्छा, परपेचुअल मेथड में देखें, परचेज के केस में आप इन्वेंट्री को डेबिट कर रहे हैं, सेल्स के केस में आप इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट टू पेएबल, परपेचुअल में इन्वेंट्री टू पेएबल। परचेज रिटर्न जब होगा पेएबल टू कैश और बैंक, या परचेज रिटर्न का अकाउंट हम मेंटेन करते थे, परचेज रिटर्न का अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन होगा। सही है, तो ना सेल्स रिटर्न का अकाउंट मेंटेन होगा ना परचेज रिटर्न का, ठीक है जी। और इसी तरह से ना ही आपका जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं ना, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के, ये नहीं होंगे। परचेज रिटर्न का और परचेज का नहीं होगा, वो इन्वेंट्री में आएंगे, क्योंकि वो परचेज और परचेज रिटर्न इन्वेंट्री के अकाउंट में आके फॉल करिए। सेल्स के केस में देखिए, रिसीवेबल टू सेल्स हम एंट्री करते हैं, हम इधर भी यही एंट्री करते हैं, रिसीवेबल टू सेल्स। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री भी करेंगे, वो होती है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। ये मैं बात कर रहा था कि हम साथ ही इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, आइटम की कॉस्ट के साथ कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड। तो एक डिफरेंस तो ये है कि परचेज की एंट्रीज के केस में, परचेज हो या परचेज रिटर्न, इन दोनों के केस में परचेज अकाउंट की जगह पे इन्वेंट्री का अकाउंट आएगा, परचेज रिटर्न की जगह पे भी इन्वेंट्री का अकाउंट आएगा। पहली बात, सेल्स के केस में एक एडिशनल एंट्री की जाएगी जो कि कॉस्ट ऑफ आइटम से की जाएगी। सेल्स की एंट्री सेल प्राइस से और कॉस्ट की एंट्री कॉस्ट ऑफ द आइटम से।
कॉस्ट की एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स का टी अकाउंट बनाएंगे हम, ये हमारा एक एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हम मेंटेन करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। और सेल्स रिटर्न के केस में भी इसी तरह से हम दो एंट्रीज करेंगे, सेल्स रिटर्न रिसीवेबल और कैश और बैंक। यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न के केस में वो एंट्री तो होगी ही होगी, और एक एडिशनल एंट्री होगी जो इसी का रिवर्स हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट विद द कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड। ठीक है जी। तो परपेचुअल मेथड में दो मेन डिफरेंसेस हैं, परचेज और परचेज रिटर्न के अकाउंट की जगह पे इन्वेंट्री का अकाउंट यूज होगा। ठीक है जी, परचेज और परचेज रिटर्न के अकाउंट के केस में इन्वेंट्री का अकाउंट यूज होगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है, सेल्स के केस में एक एडिशनल एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में जो जाएगी। दो चीजें, इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। वही एग्जाम्पल जो हमने कल की थी उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, और अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। परपेचुअल मेथड के अंदर और एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होगी कि अमाउंट जो होगी इसकी क्या होगी, वो हमें फाइफो या वेटेड एवरेज मेथड से पता चलेगी कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम फाइफो मेथड से ही इसकी एंट्रीज करते हैं। देखें जी, सबसे पहले क्या हुआ, 4 फरवरी को इन्होंने परचेजेस की हैं 5 यूनिट 32 रुपये के हिसाब से। परपेचुअल मेथड, या दोनों लिख लें, पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों ना लिख लें, पीरियोडिक मेथड और परपेचुअल मेथड। 4 फरवरी को इन्होंने क्या किया है, परचेजेस की हैं 5 यूनिट। पीरियोडिक मेथड में क्या एंट्री करते हैं, ये परचेजेस किए हैं 4 फरवरी को, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से, 32 रुपये एक यूनिट का है ना, 160, 5 ज़रा 32, 160 रुपये और 160। अगर हम परपेचुअल मेथड मेंटेन कर रहे होते तो क्या एंट्री करते, परचेज की जगह पे इन्वेंट्री का अकाउंट यूज होगा, बस सिंपल। तो हमारी एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 160 रुपये से। हाँ, हौसला। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, 18 फरवरी परचेज अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर हम पीरियोडिक से एंट्री करें, अमाउंट कितनी बनती है जी, 340। और अगर हम परपेचुअल मेथड से करें तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट 340। क्या समझे, ठीक हो गया। 19 फरवरी आ गया, उसके बाद हमने 8 यूनिट सेल किए हैं। 19 फरवरी पीरियोडिक मेथड होता, हम सिंपल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्या ख्याल है, कितनी अमाउंट से करते, सेल प्राइस उसने कहा था 8 यूनिट बेचे थे 60 रुपए के हिसाब से, तो 480 रुपए की हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे पीरियोडिक मेथड में। क्या ख्याल है, परपेचुअल मेथड में क्या करेंगे, ये एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, एज इट इज करेंगे, साथ में एक एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री करेंगे कैश फॉर 80 सेल्स फॉर 80।
हमने एक और अकाउंटिंग एंट्री परपेचुअल मेथड में सेल्स के केस में करनी है, दूसरी डबल एंट्री, वो है कि हम इन्वेंट्री में से जो चीजें बिक गई हैं वो निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देंगे। तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। क्या समझे? इतनी जल्दी जो कहता है ना कुछ भी नहीं, वो सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, समझ आ रहा होता है टीचर को सारा। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, ये दूसरी एंट्री हमने करनी है, ये प्रोसेस का पार्ट है, ये तरीका है, ये वो मेथड है जिसको हमने फॉलो करना है। अमाउंट इसकी अब क्या होगी, ये एक सवाल है। अगर हम अपनी नोट्स में जाएं तो इसके ऊपर अमाउंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये एंट्री होगी विद द कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड, विद द कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड, जो चीज बेची है उसकी कॉस्ट। हमने क्या बेचा है, हमने 8 यूनिट बेचे हैं। कितने के बेचे हैं? 60 के। लेकिन ये 60 के आए थे? जी नहीं। ये कितने के आए थे? हाँ जी, या ये वाले होंगे या ये वाले या ये वाले। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि हम मेथड, फार्मूला मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या वेटेड एवरेज का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 8 यूनिट हमने बेचे हैं, ये 5 वो हैं जो 28 वाले हैं और 3 वो हैं जो 32 वाले हैं, ठीक है। और अगर हम वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर रहे होते तो इस वक्त तक जितनी चीजें परचेज कर ली हैं मैंने, उन सब के ऊपर वही फार्मूला लगाता और फिर उसके बाद एक सिंगल यूनिट की प्राइस निकालता और फिर वो मैंने यहां पे डालनी थी। अब यहां पे देखें कि एक सेल्स है, उसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पिछले पूरे साल के अंदर जो जो परचेज किया हुआ है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब सोचें कि एक बिजनेस है, वो डेली बेसिस पे हज़ारों ट्रांजैक्शंस कर रहा है, साल में 3.5, 4, 5 लाख सैलरी सेल्स कर लेता है वो। अब वो हर सेल के लिए ये कैलकुलेशन करेगा तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो इनिशियली जब कंप्यूटर की पावर हमारे पास मौजूद नहीं थी तो उस वक्त हम परपेचुअल मेथड को बुरा समझते थे, क्योंकि हमें हर सेल के बाद उस सेल की कॉस्ट निकालने के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। अब क्योंकि हमारे पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स हो गए हैं तो इसलिए परपेचुअल मेथड करना ईजी है। लेकिन जब तक कंप्यूटर्स नहीं थे उस वक्त तक हम पीरियोडिक मेथड की तरफ जाते थे, क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट्स ही देते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के केस में क्योंकि हम लोगों ने बात किया कि हम फाइफो मेथड पे चल रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे फाइफो मेथड की कैलकुलेशन करनी चाहिए। हम लोगों ने बेचे हैं कितने? 8 यूनिट। तो हमने 5 यूनिट बेचे हैं ओपनिंग स्टॉक वाले 28 रुपये के, तो 5 ज़रब 28 और 3 यूनिट्स हमने बेचे हैं 32 वाले, तो हमारे पास टोटल कितनी कॉस्ट बनती है जनाब? 236। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री होगी 236 रुपीज से फाइफो मेथड में। तो परचेज और परचेज रिटर्न के केस में सिर्फ परचेज या परचेज रिटर्न की जगह इन्वेंट्री का अकाउंट आ जाएगा, ये फर्क है। और सेल्स के केस में एक दूसरी एंट्री करनी होगी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री होगी। अगर सेल्स रिटर्न्स हैं तो सेल्स रिटर्न की एंट्री तो वही होगी, ये भी एंट्री उल्टी हो जाएगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। किस अमाउंट से? जिस अमाउंट से एक्चुअली में पहले आपने सेल्स रिकॉर्ड की थी उसी अमाउंट से, जिस अमाउंट से उस वक्त सेल्स रिकॉर्ड की थी उसी अमाउंट से अब आप उसकी सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लें। तो ये जनाबे वाला हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री की अकाउंटिंग एंट्री होगी। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हुए हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। हम वो देख रहे हैं जो बेचे हैं, जो बचे हैं वो नीचे से देखने हैं, जो बेचे हैं वो ऊपर से देखने हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग लगा रहे हो तो नीचे से, हाँ अगर वैसे कॉस्ट निकालनी तो वो ऊपर। जी जी, लॉजिक है ना, ये रटा नहीं है, लॉजिक है। जो बेचे हैं वो पहले आपने पीछे वाले बेचे ना, तो जो बेचे हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है तो वो वाले देखने होंगे ना।
प्रॉफिट निकालेंगे बाद में वो माइनस क्या करेंगे, लेकिन इसमें और चीज़ भी है वो सारी हमारी, अब ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा ना, अभी इसका टी अकाउंट बनेगा, ये ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल सीधा सीधा हमारे ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। यही बात मैंने शुरू में बताई थी कि जो पीरियोडिक मेथड होता है उसमें तो हमें ये वर्किंग करनी पड़ती है, परपेचुअल मेथड में सीधा सीधा हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बना होता है। हाँ अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, फिर अगेन दोबारा से यही चीज़ आप रिपीट करने लगे हैं, कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया है। 19 फरवरी के बाद हमारी 27 फरवरी की परचेजेज है, तो 27 फरवरी जो है इस डेट पे हमने परचेजेस किए हैं 20 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से। तो हम अगर पीरियोडिक मेथड कर रहे होते तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 800 रुपये से हम करते, लेकिन परपेचुअल मेथड में हम इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं 800 रुपये से। देन 28 फरवरी है जी, सेल्स की हैं हमने, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब कैश टू सेल्स की एंट्री हमेशा सेल प्राइस पे रिकॉर्ड होनी है। कैश टू सेल्स हमने किया है 24 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से, कितने बनते हैं जी 1440, 1440 इतने बनते हैं ना, तो 1440 की सेल्स रिकॉर्ड की है आपने। यहां पे परपेचुअल मेथड के अंदर इसकी क्या एंट्री करनी थी, कॉस्ट कैश टू सेल पहली तो सेम है, दूसरी एंट्री जो डिफरेंट होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। अब दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये किस अमाउंट से एंट्री करनी है। फाइफो में तो फिर भी ये आसान होता है, वेटेड एवरेज में तो हर दफ़ा फार्मूला लगाना पड़ता है। ये मैंने सिर्फ इसका पेन कलर चेंज करने के लिए मिटा के लिखा दोबारा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये एक एडिशनल एंट्री है। उसी तरह से ये फिर सेल्स के केस में दोबारा एडिशनल एंट्री। अब सवाल ये है कि 24 यूनिट जो बेचे हैं वो कहाँ से कहाँ तक बेचे हैं और उनकी कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होगी। देखें ये 32 रुपये वाले 3 यूनिट आप बेच चुके थे, 2 यहाँ से आ जाएंगे 32 रुपये वाले इस 5 में से, तो 2 आएंगे हमारे 32 रुपये वाले, फिर उसके बाद ये 34 वाले 10 बेचने हैं आपने, 10 34 वाले और 12 हो गए, फिर उसके बाद 12 यहाँ से बेचने हैं, 12 कौन से बेचने हैं 40 वाले, तो आपके पास ये कितने बन जाएंगे टोटल 24 यूनिट बन जाएंगे ना, 2 10 और 12 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64, ये बन जाएगा 340, ये हो जाएगा 480, तो ये कितने बन जाएंगे जनाब 884। तो ये एंट्री जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री ये 884 की करनी है आपने। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये है जनाब दोनों मेथड्स के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कुछ रिटर्न्स भी हों, ताकि हम अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं उनको कंप्लीट कर सकें एक दफ़ा।
पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड की एंट्रीज के अंदर जो डिफरेंस है वो 2 लाइनों का डिफरेंस है। परचेज के अकाउंट्स के अंदर परचेज के अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाएंगे, इन्वेंट्री के अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। सेल्स के केस में सेल्स के अकाउंट्स मेंटेन होंगे, लेकिन एक एडिशनल एंट्री इन्वेंट्री के अकाउंट के साथ भी होगी, जो इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी या कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री होगी। ठीक है, बस ये सिंपल सा इनका दोनों का जो है वो फ़र्क है। एग्जाम्पल 3 होगी जनाब आपकी बुक्स में, ज़रा इसके ऊपर नज़र मारें, नज़र करम करें ज़रा इनके ऊपर। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ वो डायरेक्ट निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्ट फिर वो आ जाएगा, आपको वो वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो करने की ज़रूरत नहीं, वो आपका सीधा सीधा फिर वो उधर ही चला जाएगा। टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें ऐड हुई होंगी, तो बस वो आपका टी अकाउंट आ रहा होगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 है, मिस्टर आसिफ हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल, ओपनिंग स्टॉक है 4 यूनिट का 40 रुपये ईच के हिसाब से 160, उसने ज़रब करके भी दे दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। परचेजेस की हैं जी, गुड्स 30,000 की आई, 25,000 की आई, 4500 की आई। ठीक है, सेल्स की हैं 16 गुड कॉस्टिंग रुपीज़। अच्छा यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, उसने लिखा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 16,000, ये उसकी कॉस्ट है, ये उसकी कॉस्ट है, और वो सेल हुई है 25,000 की, तो 9,000 का उसने प्रॉफिट, खुद ही उसने हमें कॉस्ट कैलकुलेट करके दे दी है। तो बेसिकली वो आपसे कैलकुलेशंस नहीं करवाना चाहता, वो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज करवाना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। अगर वो कैलकुलेशंस भी करवाना चाहता तो वो फिर आपको ये ना बताता कि कितने की चीज़ें थी जो सेल हुई हैं, वो आपको ये बताता है कि हम वेटेड एवरेज या FIFO मेथड इस्तेमाल करते हैं, फिर कॉस्टिंग आपको खुद करनी पड़नी थी। तो इस क्वेश्चन में ज़रा आसानी है, सीधा सीधा अकाउंटिंग एंट्रीज़ का एक कॉन्सेप्ट है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 7,000, 9,000 की सेल हुई हैं, गुड कॉस्टिंग रुपीज़ 3,000 रिटर्न हुई हैं कस्टमर से जिनकी सेल प्राइस थी 4,000 की। ठीक है, अज्यूम द परपेचुअल सिस्टम इज़ यूज्ड प्रिपेयर द इन्वेंट्री अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। परपेचुअल मेथड हम यूज़ करते हैं तो इन्वेंट्री अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाएं। देखिए उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट का है, पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट नहीं बनाते होते थे, पहले हम वो वर्किंग बनाते थे जिससे कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट निकलती थी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है जमा तफरीक करके, जैसे नेट प्रॉफिट निकलता है, जैसे टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ निकलती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसी तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती थी। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनेगा, क्योंकि अब हम एंट्री कर रहे हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो अकाउंट है वो टी अकाउंट बनेगा। ऑल्सो पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर ऑल ऑफ द अबव ट्रांजेक्शंस। देखिए एंट्रीज होंगी तो फिर टी अकाउंट्स बनेंगे, तो एंट्रीज आपने करनी है, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2004। अब परचेजेस की सारों की परचेजिंग की एंट्री होगी, सेल्स की सारों की सेल्स की एंट्री होगी। परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्कुल गलत, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। इन्वेंट्री टू कैश, ये तो हो जाएगी हमारी, समझ लें ये इसकी और इसकी, ये 2 एंट्रीज हो जाएंगी। फिर रिटर्न की है हमने, हाँ कैश डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हम लोग परपेचुअल मेथड मेंटेन कर रहे हैं और परपेचुअल में परचेज और परचेज रिटर्न के अकाउंट्स ही नहीं बनते। चल करें, सेल्स, सेल्स ये 2 सेल्स हैं हमारी, इनकी एंट्री करेंगे क्या, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, ये किस अमाउंट से एंट्री होगी कैश टू सेल्स, सेल प्राइस से। सेल प्राइस क्या है 25,000 और 9,000। ठीक है जी, तो हम एंट्री करेंगे 25,000 की या 9,000 की दूसरे के केस में। क्या कोई और एंट्री भी करेंगे इसकी, इसकी दूसरी एंट्री भी करनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, COS टू इन्वेंट्री। ये किस अमाउंट से करनी होगी, 25,000 के केस में 16,000 से,
अब ये उसने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें ये अमाउंट दे दी है, वरना हमें कैलकुलेट करनी पड़नी थी। नहीं देगा, बड़ा तेज है, बड़ा जालिम है। वो कहता है कि क्लासों में ही ऐसे होता है सिर्फ। हम तो क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने बनाई ही इसलिए थी कि हम लोग सिर्फ एंट्रीज की एग्जाम्पल कर लेंगे, एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस बाद में ऐड करूंगा मैं उसमें, ठीक है। तो इस केस में ये 16,000 की एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। रह गई हमारी ये वाली एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर ऑन 12 दिसंबर 2024, सेल प्राइस ऑफ गुड्स वर 4,000। अब हम इसकी सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न की एंट्री दोनों मेथड्स में सेम होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट और कैश, सेल्स रिटर्न डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 4,000 से जितने पे ये बिका था, जितने पे ये बिका था, सेल प्राइस ऑफ द गुड्स वर 4,000, तो 4,000 का ये बिका था, ये एंट्री तो वैसे की वैसे ही हो गई। सेल्स रिटर्न के केस में एक एडिशनल एंट्री भी करनी है, इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिवर्स एंट्री। देखें सेल्स के केस में कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री करते थे, अब जब चीज रिवर्स हुई है तो एंट्री भी रिवर्स करनी है, इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। दूसरी एंट्री इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे किस अमाउंट से, जिससे वो सेल हुआ था। असल में जब वो पहली दफा सेल हुआ था तो किस कॉस्ट का सेल हुआ था, 3,000 उसकी कॉस्ट थी, ठीक है जी। जितने की हमें पड़ा था, ये जो हमने आगे 4,000 में बेचा था, ये हमें उस वक्त 3,000 का पड़ा था, जो हमने 4,000 का बेचा था। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो सेकंड एंट्री है ये कॉस्ट से होनी है, कि वो हमारे पास उसकी कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट कहाँ से आएगी, फाइफो या वेटेड एवरेज के फार्मूले से आएगी। और सेल्स कहाँ से आएगी, जितने का हमने उसे बेचा है, हमने उससे कितने पैसे चार्ज किए, ठीक है, समझ आती है। तो ये जनाब ये सवाल अब आप लोगों ने करके लाना है ये, और इसके टी अकाउंट्स भी बना के लाने हैं, मैं कल चेक करूँगा। एंट्रीज करके लानी है, सोल्यूशन में एंट्रीज मौजूद नहीं है, सिर्फ टी अकाउंट्स बने हुए हैं। टी अकाउंट्स आप एक दफ़ा देख भी लीजिएगा, क्योंकि एक टी अकाउंट है जिसका ओपनिंग भी होगा, 160 रुपये हमारा इन्वेंट्री का ओपनिंग भी होगा, फिर इन्वेंट्री का क्लोजिंग बनेगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी, क्या समझे कि नहीं समझे। गुड, ये करके आना फिर देखेंगे इंशाल्लाह।